पिछले सीरीज में हमने 1854 से 1884 ईस्वी के अंतर्गत भारत में प्रवेश परीक्षा की शुरुआत के साथ ही कोलकाता, मुंबई, मद्रास, आसाम, पंजाब आदि राज्यों में शिक्षा की प्रगति पर बात की। अब आगे स्टैनले का आज्ञापत्र सन 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश संसद ने स्वयं अपने हाथ में ली और भारत मंत्री का एक नवीन पद सृजित हुआ। इस पद को सर्वप्रथम सुशोभित करने वाला लॉर्ड स्टैनले था। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस विद्रोह का भारतीय शिक्षा नीति से क्या संबंध है। स्टैनले वुड के संदेश पत्र का समर्थक था और यही कारण था कि 1856 ईस्वी के स्टैनले के आज्ञापत्र में प्राथमिक शिक्षा में कुछ संशोधन एवं परिवर्तन के अतिरिक्त शेष बातें वुड के संदेश पत्र से भिन्न न थी। स्टैनले ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। उसने कहा कि सहायता अनुदान की प्रथा से प्रारंभिक विद्यालयों को कोई लाभ नहीं हो सकता। इन विद्यालयों का प्रबंध सरकार स्वयं अपने हाथ में ले और व्यय के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो सरकार स्थानीय कर भी लगा सकती है। स्टैनले ऐसे समय में भारत आया था जब इंग्लैंड में सार्वजनिक विद्यालयों का विस्तार और स्थानीय करों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। इन विचारों का प्रभाव स्टैनले पर भी पड़ा था। भारत आकर उसने यहां भी वही नीति अपनाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त स्टैनले ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया था। इस आज्ञापत्र से साथ ही केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में प्रांतीय सरकारों के हाथ में सौंप दिया। लगभग 12 वर्षों के पश्चात सन 1871 ईस्वी में शिक्षा विभागों को भी प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया तथा शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के व्यय करने के लिए उन्हें स्वीकृति दे दी गई। इन सभी कार्यों के करने का श्रेय लॉर्ड मेयो को है। सन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने शिक्षा के विषय में प्रांतीय सरकारों को व्यापक अधिकार दे दिए। इसकी आज्ञा के अनुसार शिक्षा के लिए प्रांतीय सरकार कानून और सिंचाई विभागों का भी कुछ धन व्यय कर सकती थी। शिक्षा भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय वुड के संदेश पत्र को है। इतिहास पर नजर डाले तो ज्ञात होता है कि 25 अक्टूबर सन 1845 ईस्वी को बंगाल की शिक्षा समिति के मंत्री डॉक्टर मोअट ने इंग्लैंड में अधिकारियों के समक्ष कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु वह टाल दिया गया। मद्रास में भी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे, परंतु वे भी सफल न हो सके। सन 1852 ईस्वी में कंपनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण के अवसर पर बंगाल शिक्षा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष कैमरन ने संसद से आगरा तथा 3 प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय के संस्थापन का प्रस्ताव रखा था, परंतु उस समय इस संबंध में कुछ न हो सका। इन मांगों का परिणाम यह अवश्य हुआ कि ब्रिटिश सरकार यह समझ गई कि भारत में विश्वविद्यालय का प्रश्न अब अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकता। सन 1854 ईस्वी के संदेश पत्र में विश्वविद्यालयों के स्थापित करने का आदेश दिया गया। प्रारंभिक बातों का अध्ययन करने तथा इनकी रूपरेखा निर्धारित करने में कुछ समय लगने के कारण विलंब अवश्य हो गया, परंतु सन 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालयों के निर्माण के कानून पास किए गए और उनकी स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों का प्रबंध सीनेट के हाथ में दिया गया। सीनेट में कुलपति, प्रांत का गवर्नर द्वारा मनोनीत 2 वर्ष के लिए उपकुलपति और फेलो होते थे। ये फेलोज 2 प्रकार के होते थे, एक पदेन तथा दूसरा साधारण। पदेन सदस्यों में प्रधान न्यायाधीश, पादरी, प्रांतीय गवर्नर की कार्यकारिणी सभा के सदस्य, कॉलेजों के प्रिंसिपल तथा प्रांतीय शिक्षा संचालक आदि होते थे। सामान्य सदस्य भारतीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे।
विश्वविद्यालयों के उद्देश्य। विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की परीक्षा लेकर उन्हें उपाधियां प्रदान करना था। ये विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग आदि के प्रमाण पत्र प्रदान करते थे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन 1857 ईस्वी में पहली इंट्रेंस परीक्षा ली और सन 1858 ईस्वी में बीएससी तथा बीए में प्रथम बार केवल 13 छात्र बैठे, जिनमें से 2 उत्तीर्ण हुए। इनमें प्रथम बंकिमचंद चटर्जी और द्वितीय यदुनाथ बोस थे। दोनों उत्तीर्ण छात्र शीघ्र ही डिप्टी कलेक्टर हो गए। प्रारंभिक काल में इंट्रेंस और बीए के बीच में इंटरमीडिएट की परीक्षा न थी। एफए की परीक्षा का प्रारंभ कुछ दिनों पश्चात किया गया। परीक्षाओं का स्तर बहुत उच्च था। भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की हुई उपाधियों का वही स्तर था जो लंदन के विश्वविद्यालयों का। विश्वविद्यालयों की स्थापना के पश्चात प्रथम 14 वर्षों में 666 छात्र एफए, 850 बीए और 151 एमए में पास हुए। सन 1865 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेमचंद राय छात्रवृत्ति की आयोजना की गई तथा सन 1876 ईस्वी में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने शोध कार्य के लिए इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस का निर्माण किया। सन 1854 से 1882 तक उपर्युक्त विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केवल पंजाब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यह सन 1882 ईस्वी में बना। यद्यपि इसके बनने का आंदोलन 1865 ईस्वी से ही चला था, परंतु उस समय ऐसा न हो सका। आगे चलकर सन 1866 ईस्वी में लाहौर में यूनिवर्सिटी कॉलेज स्थापित हुआ और यही आगे चलकर विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। इसकी रूपरेखा कलकत्ता, मद्रास और बंबई से भिन्न थी। पंजाब विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण भारतीय था। यहाँ मातृभाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान पढ़ाया जाता था। यहाँ प्राच्य भाषाओं को भी आश्रय दिया गया। सन 1854 ईस्वी से 1882 ईस्वी तक उच्च शिक्षा की प्रगति संतोषजनक रही। इसका कारण यह है कि इस अवधि में माध्यमिक विद्यालयों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। अतः उनमें उत्तीर्ण छात्रों के लिए उच्च विद्यालयों का निर्माण आवश्यक था। इधर कलकत्ता प्रवेशिका परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या दुगुनी हो गई थी। अतः सरकार को इधर ध्यान देना पड़ा। कलकत्ता और मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेजों का निर्माण हुआ। सन 1866 ईस्वी में गवर्नर म्योर ने उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सन 1872 ईस्वी में किराए के एक भवन में सेंट्रल कॉलेज प्रारंभ किया गया। एक वर्ष पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इसका शिलान्यास किया। सन 1864 ईस्वी में अवध के ताल्लुकदारों की प्रेरणा से लखनऊ में कैनिंग कॉलेज की स्थापना हुई और इसमें एक प्राच्य विभाग भी खोला गया। यह कॉलेज बढ़कर 1920 ईस्वी में विश्वविद्यालय बन गया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए सन 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ की स्थापना की। इसी प्रकार सन 1870 ईस्वी में राजकोट कॉलेज, 1872 ईस्वी मेयो कॉलेज अजमेर, 1876 ईस्वी दिल्ली कॉलेज इंदौर, 1878 ईस्वी में बंगाल में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज तथा 1876 ईस्वी में सिटी कॉलेज स्कूल से परिवर्तित होकर बने। सन 1881 ईस्वी में अल्बर्ट कॉलेज भी स्कूल से विकसित होकर कॉलेज बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1854 ईस्वी के पश्चात भी उच्च शिक्षा के प्रसार में कोई सराहनीय प्रगति न हुई और इसके बाद कॉलेजों में वृद्धि हुई और आधुनिक विश्वविद्यालयों का निर्माण तो हो गया, परंतु वे केवल परीक्षा संस्थाएं थी। अतः उच्च शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में वे कोई काम न कर सके। हाँ, इनसे संबद्ध कॉलेजों ने अवश्य कुछ काम किया। सन 1854 ईस्वी तक भारत में कुल 23 कॉलेज थे।
जिनमें एक कॉलेज धर्म प्रचारकों के थे और 14 कंपनी सरकार के। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 मेडिकल कॉलेज थे। सन 1857 ईस्वी तक एल्फिस्टन इंस्टीट्यूट, आगरा कॉलेज और दिल्ली कॉलेज में चंदा देकर भारतीयों ने उच्च शिक्षा की ओर अपनी रुचि का प्रदर्शन किया था। कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों के स्थापित हो जाने के कारण ये कॉलेज उनके अंग बन गए। इनका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों से निर्धारित होने लगा और ये कॉलेज प्रवेशिका परीक्षा लेने लगे। इनकी संख्या सन 1857 में 27 थी और 1872 ईस्वी में 78 हो गई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अब भारतीय भी उच्च शिक्षा की ओर रुचि दिखाने लगे थे। 1882 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कैनिंग कॉलेज लखनऊ और मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ तथा 3 कॉलेज मद्रास में भारतीयों द्वारा संचालित थे। स्त्री शिक्षा वुड के संदेश पत्र ने नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया था। अतः सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और स्त्रियों के लिए अलग विद्यालयों का निर्माण होने लगा। संपूर्ण भारत में केवल कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज में 6 छात्राएं थीं। माध्यमिक विद्यालयों में भी बालिकाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। भारतवर्ष में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या 2054 थी, जिनमें सबसे अधिक संख्या बंगाल में थी। यहाँ 1051 छात्राएं माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस प्रकार बंबई में 538, मद्रास में 386, पश्चिमोत्तर प्रदेश में 68 और पंजाब में केवल 8 छात्राएं थीं। इन संख्यातों में भी प्रधानतः एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और पारसी छात्राएं थीं। परंतु प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से पता चलता है कि उस समय प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव लोगों को होने लगा था। नारी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार को प्रेरित करने का श्रेय एक उदार हृदय समाज सेविका अंग्रेजी महिला मिस मेरी कारपेंटर को है। भारतीय नारी वर्ग के सौभाग्य से मिस मेरी ने सन 1866 ईस्वी में भारत में पदार्पण किया और सरकार तथा स्त्रियों के हृदय में भी स्त्री शिक्षा की ज्योति जगा दी। मिस मेरी इंग्लैंड की सुविख्यात समाज सेविका थी। अतः इनके प्रस्तावों का सरकार पर काफी प्रभाव पड़ा। तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस ने महिला प्रशिक्षण विद्यालयों के निर्माण के लिए एक निश्चित धनराशि की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार प्रथम समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु अन्य दोनों समस्याएं इतनी सरल न थीं। भारत में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के चलाने के लिए योग्य महिलाएं न प्राप्त होने पर मिस कारपेंटर ने एक महिला विद्यालय के कार्य संचालन का भार स्वयं अपने ऊपर लिया। इन विद्यालयों में छात्राओं को प्रवेश दिलाने में इन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु कुछ उदार और व्यापक दृष्टिकोण वाले संभ्रांत व्यक्तियों के सहयोग से यह कार्य भी पूरा हुआ और स्त्री शिक्षा की गाड़ी आगे चल पड़ी। इस प्रकार स्त्री शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए सन 1870 ईस्वी में पूना में स्थापित महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय पर एक विहंगम दृष्टि डालने से तत्कालीन नवनिर्मित प्रशिक्षण विद्यालयों की दशा का ज्ञान हो जाएगा। प्रथम बार इस विद्यालय में 8 छात्राओं ने प्रवेश लिया, जिनमें कुछ की अक्षर बोध भी नहीं था और प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए काफी योग्यता की आवश्यकता थी। ऐसी दशा में इस गाड़ी का चलना संभव न था, परंतु उन्हें दीक्षा देनी ही थी। अतः पहले उन्हें साक्षर और योग्य बनाने का कार्यभार प्रशिक्षण विद्यालयों ने ही लिया। सन 1878 ईस्वी तक इस प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई योग्यता नहीं निर्धारित की गई। प्राइमरी कक्षा 3 पास करने पर छात्राएं इसमें प्रवेश पा सकती थी। सन 1882 ईस्वी तक इस कॉलेज ने केवल 34 छात्राध्यापिकाओं को दीक्षित किया था। सन 1882 ईस्वी में इस कॉलेज में छात्राओं की उच्चतम संख्या 62 थी। पाठ्यक्रम सन 1854 से 1882 ईस्वी की अवधि में बालिकाओं के लिए बालकों से भिन्न पाठ्यक्रम की मांग रही। अधिकांश बालिकाएं प्राइमरी तक ही सीमित रह जाती थीं और इसका प्रभाव भी प्रधानतया प्राइमरी शिक्षा पर ही पड़ा।
यह मांग दो सिद्धांतों पर आधारित की गई। प्रथम यह कि बालिकाएं विद्यालयों में कम समय तक अध्ययन करती हैं, अतः उनका पाठ्यक्रम छात्रों से भिन्न होना चाहिए। द्वितीय यह था कि स्त्रियों के लिए सीना पिरोना अत्यंत आवश्यक है, अतः अन्य विषयों के साथ साथ इसे भी एक विषय रखा जाए। परंतु इस दिशा में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना होने के साथ ही कानून, चिकित्सा और निर्माण कला के विभाग भी खुले। कानून की शिक्षा वुड के संदेश पत्र ने कानून की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। परिणाम स्वरूप सन 1855 ईस्वी में बंबई और मद्रास में कानून के प्रोफेसरों का प्रबंध किया गया। न्यायालयों के स्थापित हो जाने के कारण कानून विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही थी। विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने के कारण अधिक संख्या में छात्र निकलने लगे थे। इस प्रकार कानून की शिक्षा में काफी प्रगति हुई। चिकित्सा शिक्षा सन 1860 ईस्वी में पंजाब मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। यह कॉलेज पंजाब के लोगों को पाश्चात्य ढंग पर चिकित्सा की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पहले ही हो चुकी थी। अन्य प्रांतों में मेडिकल कॉलेज न थे, अतः वे अपने क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर इन्हीं में से किसी मेडिकल कॉलेज में भेजते थे। इन कॉलेजों के अतिरिक्त कुछ प्रांतों को छोड़कर शेष लगभग सभी प्रांतों में मेडिकल स्कूल थे। इंजीनियरिंग की शिक्षा बंगाल में सन 1880 ईस्वी में शिवपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। सन 1854 ईस्वी में स्थापित राजकीय यांत्रिक स्कूल का स्तर ऊंचा करके कॉलेज बना दिया गया। मद्रास में सन 1763 ईस्वी से एक सर्वे स्कूल संचालित था। सन 1858 से 62 के मध्य में उसे कॉलेज बना दिया गया। इसके अतिरिक्त रुड़की में भी थॉमसन कॉलेज क्रियाशील था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर पालिका तथा अन्य विभागों का नवनिर्माण हो रहा था और नए नए कारखानों और मिलों में इंजीनियरों की आवश्यकता थी। सरकार ने उच्च श्रेणी के प्राप्तांक व्यक्तियों को राजकीय नौकरियों को देने का आश्वासन भी दे रखा था। अतः इंजीनियरिंग कॉलेजों की ओर अपार भीड़ दौड़ पड़ी। कृषि शिक्षा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% से अधिक जनता कृषि पर निर्भर रहती है। परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश 1880 ईस्वी तक सरकार ने कृषि शिक्षा की ओर कोई ध्यान न दिया था। सन 1864 में सैदपत मद्रास में परीक्षण के लिए एक कृषि फार्म खोला गया था। वही कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कॉलेज में 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती थी और अंत में राजकीय परीक्षाओं के कमिश्नर द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार पूना कॉलेज में भी सन 1876 ईस्वी में कृषि विभाग खोला गया था। इस प्रकार इस अवधि में कृषि विभाग उपेक्षित रहा और जो कुछ था भी उसका सुव्यवस्थित रूप न था। पशुचिकित्सा की शिक्षा का आविर्भाव सरकारी तथा गैर सरकारी आवश्यक कमायों की पत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ था। वन विज्ञान भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े और घने वन हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने इन वनों के वैज्ञानिक ढंग पर विकास और नियंत्रण का निर्णय किया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसे भारतीयों को वन विज्ञान की शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ी। परिणामत सन 1878 ईस्वी में देहरादून फॉरेस्ट स्कूल का निर्माण हुआ। पूना कॉलेज में भी एक वन विभाग स्थापित हुआ। परंतु इन दोनों संस्थाओं का निर्माण वन विभाग के लिए अधिकारी और कर्मचारी तैयार करने के लिए हुआ था। कला तथा वाणिज्य की शिक्षा सन 1875 ईस्वी में लाहौर में मेयो आर्ट स्कूल की स्थापना हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई संस्था न खुली। इस दिशा में विशेष प्रगति न हुई। केवल कुछ स्कूल इस ओर क्रियाशील थे। टेक्निकल और औद्योगिक शिक्षा सन 1857 के पश्चात अगले 20 वर्षों तक सरकार ने इस ओर कोई ध्यान न दिया और इन विद्यालयों का निर्माण जनता के सामर्थ्य के बाहर था।
धर्म प्रचारकों ने सामान्य शिक्षा की ओर तो सराहनीय कार्य किए थे, परंतु औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में वे कुछ न कर सके। वे केवल चंद स्कूलों का निर्माण कर सके, जिन्हें कैफ्ट स्कूल कहा जा सकता है, न कि औद्योगिक स्कूल। उनमें बढ़ई और लोहार का काम सिखाया जाता था और निम्न वर्ग के भारतीयों, परिवर्तित ईसाई, को अपनी आजीविका कमाने की शिक्षा दी जाती थी। सरकार का ध्यान सर्वप्रथम इस ओर सन 1877 ईस्वी में अकाल आयोग ने आकर्षित कराया था, परंतु फिर भी इस दिशा में बहुत कम सफलता मिली।